हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्टडी सेंटर में। और आज का वीडियो लेक्चर आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 12 की हिंदी का गद्य खंड के कुल 13 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। तो चलिए समय के देखते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज का जो वीडियो लेक्चर में जो पहला चैप्टर है वो है बाल कृष्ण भट्ट। तो चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन कहता है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 23 जून 1844 को। दूसरा प्रश्न, तो दूसरे प्रश्न में कहता है बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुआ था 20 जुलाई 1914 को। आज का तीसरा प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न में कहता है, जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो तीसरे प्रश्न का कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, बेनी प्रसाद भट्ट। आज का चौथा प्रश्न, तो चौथे प्रश्न में कहता है बाल कृष्ण भट्ट की माँ क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, पार्वती देवी। आज का 5वां नंबर प्रश्न, तो 5वें नंबर प्रश्न में कहता है, जो इस प्रकार से दिया गया है। तो 5वें नंबर प्रश्न में कहता है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, बालकृष्ण भट्ट। छठा प्रश्न, तो छठे प्रश्न में कहता है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क, बातचीत की शैली। सातवां प्रश्न, तो सातवें प्रश्न में कहता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, भारतेंदु युग के। 8वां प्रश्न, तो 8वें प्रश्न में कहता है बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, हिंदी प्रदीप का। 9वां नंबर प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, हिंदी शब्दकोश का। 10वां नंबर प्रश्न है। 10वें नंबर प्रश्न में कहता है भट्ट जी किस युग के प्रसिद्ध रचनाकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, भारतेंदु युग की। अब है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा के महान रचनाकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, आलोचना। 12 नंबर प्रश्न, तो 12 नंबर प्रश्न में कहता है भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार और आलोचक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, हिंदी भाषा की। इसका 13 नंबर प्रश्न, तो 13 नंबर प्रश्न में कहता है भट्ट जी को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्यकार से तुलना करते हुए किस श्रेणी में रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, एडिशन और स्टील। आज का 14 नंबर प्रश्न, तो 14 नंबर प्रश्न में कहता है भट्ट जी हिंदी साहित्य के किन किन विधाओं में सृजन कर्म किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, सभी विधाओं में। 15 नंबर प्रश्न, तो 15 में कहता है भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग रूप दिया। 16 नंबर प्रश्न, 16 में कहता है अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें कौन एक शक्ति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, पढ़ने की शक्ति। आज का 17 नंबर प्रश्न, तो 17 में कहता है वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन घ, पढ़ नहीं सकता। 18 नंबर प्रश्न, तो 18 में कहता है रॉबिन्सन क्रूसो कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क, जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी। 19 नंबर प्रश्न, 19 में कहता है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन घ, गुण और दोष। 20 नंबर प्रश्न, 20 में कहता है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में होती है, यह किसका मत है यानी कहना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग, एडिशन का। आज का 21 नंबर प्रश्न, कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, 3 व्यक्तियों के कानों में।
आज का 22 नंबर प्रश्न, 22 में कहता है अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, बदकही। 23 नंबर प्रश्न, 23 में कहता है यूरोपीय लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, समझदारी। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न में कहता है सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यूरोपीय प्रवीण विवध मंडली को। आज का 25 नंबर प्रश्न, 25 में कहता है यूरोपीय विद्वान अपनी बातें किस प्रकार दूसरे के सामने रखते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, चतुराईपूर्ण प्रसंग के द्वारा। आज का 26 नंबर प्रश्न, 26 में कहता है किनके बीच घंटे भर तक काव काव करते रहने पर भी कुछ नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, शुष्क पंडितों के बीच। आज का 27 नंबर प्रश्न, तो 27 में कहता है बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क, 1000। 28 नंबर प्रश्न, 28 में कहता है बालकृष्ण भट्ट के निबंध 2 खंडों में संग्रहित किस नाम से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, भट्ट निबंध माला। 29 नंबर प्रश्न, 29 में कहता है दिलजोई का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन क, मन बहलाव। आज का 30 नंबर प्रश्न, तो 30 में कहता है रामौवल का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, 4 लोगों से अधिक की बातचीत। अब बच्चों मैं आपको चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ जो गद्य खंड से है। चलिए, तो दूसरे चैप्टर का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था। इसका पहला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, उसने कहा था। दूसरा नंबर प्रश्न में कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन क, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। आज का तीसरा नंबर प्रश्न, तो तीसरे नंबर प्रश्न में कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का चौथा प्रश्न, तो चौथे प्रश्न में कहता है गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, समालोचक। आज का 5वें नंबर प्रश्न, तो 5वें नंबर प्रश्न में कहता है काशी नगरी प्राचारिणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, संपादक। आज का 6ठा नंबर प्रश्न, तो 6ठे प्रश्न में कहता है गुलेरी जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, उसने कहा था। अगला प्रश्न है गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन क, देश प्रेम संबंधी। 8वां नंबर प्रश्न, 8वें नंबर प्रश्न में कहता है गुलेरी जी किस किस भाषा के जानकार थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के। अब है प्रश्न संख्या 9, तो 9 में कहता है गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियां लिखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, 3 कहानी। आज का 10वां नंबर प्रश्न, तो 10वें में कहता है किस कहानी से गुलेरी जी को प्रसिद्धि दिलाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, उसने कहा था। आज का 11 नंबर प्रश्न, तो 11 नंबर प्रश्न में कहता है उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, बिमल राय ने। 12 नंबर प्रश्न, 12 में कहता है गुलेरी जी की किस कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, उसने कहा था। अगला प्रश्न है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही ऐसा कौन कहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, लाना सिंह। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, फिरंगी मेम। आज का 16 नंबर प्रश्न, 16 में कहता है सूबेदार जी सच है पर क्या करे, हड्डियों में तो जाड़ा
धस गया है, किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, लहना सिंह ने। 17 नंबर प्रश्न, पलटन की विदूषक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, वजीरा सिंह। 18 नंबर प्रश्न, 18 में कहता है लहना सिंह पलटन में किस पद पर था? इसका सही आंसर है ऑप्शन क, जमादार के पद पर। 19 नंबर प्रश्न में कहता है लहना सिंह के गांव में कौन मौलवी आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, तुर्की। मरते समय लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? इसका सही आंसर है ऑप्शन क, वजीरा सिंह के गोद में। आज का 21 नंबर प्रश्न, 21 में कहता है तेरी कुरमाई हो गई है, यह किसने पूछा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, लहना सिंह ने। 22 नंबर प्रश्न, 22 में कहता है लप्टन साहब क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, जर्मन जासूस। 23 नंबर प्रश्न, 23 में कहा जाता है कि उसने कहा था कि लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, चंद्रधर शर्मा कुलेरी। 24 नंबर प्रश्न में कहता है उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, लहना सिंह। उसने कहा था कि मुख्य पात्र लड़का और लड़की पंजाब के किस शहर में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, अमृतसर में। उसने कहा था कहानी के लड़का और लड़की दोनों किसके यहाँ रहते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, मामा के यहाँ। 27 नंबर प्रश्न में कहता है बड़ा होने पर लड़के को क्या नाम दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, लहना सिंह। आज का 28 नंबर प्रश्न, तो 28 नंबर प्रश्न में कहता है लहना सिंह किस पलटन का था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, 77 सिख राइफल्स का। 29 नंबर प्रश्न, लहना सिंह को कितनी गोलियां लगी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन क, 1। 30 नंबर प्रश्न, तो 30 में कहता है कुरमाई का मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, सगाई। आज का 31 नंबर प्रश्न, 31 में कहता है निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिला करते? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क, मुरब्बे। अब है 32 प्रश्न संख्या 32, तो 32 में कहता है लहना ने लप्टन सिंह को कितनी गोलियों में ढेर कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, 2 गोलियों में। प्रश्न संख्या 33, तो 33 में कहता है मीन गॉड कहकर कौन गिर पड़ा? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ग, लप्टन साहब। प्रश्न संख्या 34, 34 में कहता है विदूषक का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन क, जोकर। उसने कहा था कहानी में कुल कितने प्रसंग है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, 5। अब हम लोग तीसरे चैप्टर में पहुंच चुके हैं, इसका नाम है संपूर्ण क्रांति और इसके रचयिता है जयप्रकाश नारायण। तो चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाउल। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। आज का तीसरा प्रश्न है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो तीसरा का सही आंसर है ऑप्शन डी। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। पांचवा प्रश्न जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? तो डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी सत्यदेव। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। 8वां नंबर प्रश्न में है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? उमाशंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो वो पास किए थे बिहार विद्यापीठ से। लेनिन का मृत्यु कब यानी कितने ईस्वी में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1924 में। जयप्रकाश जी
मार्क्सवादी कब बने? तो वो बने थे 1924 में। 12 नंबर प्रश्न में कहता है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी मैला आंचल। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे अब्दुल गफूर। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है किसे? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो उसका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो वो था प्रभावती देवी। 17 नंबर प्रश्न कहता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो वो है जयप्रकाश नारायण जी के। 18 नंबर प्रश्न में कहता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 1952 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई 1998 में। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो उन्हें लोकनायक के नाम से याद करती है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो वो दिए थे पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो उनके बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो किए थे 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण के पिताजी क्या नाम था? तो वो था उनके पिताजी के नाम हर्षु दयाल था। 25 नंबर प्रश्न जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो वह है संपूर्ण क्रांति। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दीक्षित जी के। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण की। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो वो है जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था सिताब दियारा गांव में। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किए थे जयप्रकाश नारायण जी। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो वो हुआ था 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उन्हें मैग्सेसे सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। अब है 32 नंबर प्रश्न जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसे किया गया था मैग्सेसे सम्मान पुरस्कार से। 33 नंबर प्रश्न 33 में कहता है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो वो रुके थे ईश्वर अय्यर के साथ। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो वो है नई पीढ़ी के हाथों में। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? तो वो पड़ा था रामनाथ जी गोयनका के। 36 नंबर प्रश्न में कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो वह दिए थे जयप्रकाश नारायण जी ने। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो वह दिए थे ISC की परीक्षा। 38 नंबर प्रश्न में कहता है संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो वो मानते थे अंडरग्राउंड जमाने की। 40 नंबर प्रश्न में कहता है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भाई कहते थे। अब हम लोग चैप्टर 4 में प्रवेश कर चुके हैं जो चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। तो चलिए आइए इनके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर जी के। अब है तीसरा नंबर प्रश्न रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो वह है अर्धनारीश्वर। दिनकर जी का जन्म
बिहार के किस जिले में हुआ था? तो उनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो वो है नारी और पुरुष दोनों के। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो उनका पहली पुस्तक काव्य है प्रणभंग। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो वो हुए थे छात्र सहोदर में। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो उनका पहला कविता 1925 में प्रकाशित हुआ। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो वह भावना है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहता है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखता है तब वह राक्षस हो जाती है। किसका कथन है? तो ये कथन प्रेमचंद का है। 12 नंबर प्रश्न में कहता है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो वो है निबंध से। अब है 13 नंबर प्रश्न। तो 13 में कहता है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो इसका भी जवाब आप लोगों को कमेंट में ही देना है। अब है प्रश्न संख्या 14। तो 14 में कहता है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो वह है कल्पित रूप। प्रेमचंद के अनुसार नारी सब जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? तो वो राक्षसी हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो जूठन जो है वो दिनकर जी की रचना नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परशुराम की प्रतीक्षा। 18 नंबर प्रश्न में कहता है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है तो वह है कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। गंधारी थी, तो गंधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ। 22 नंबर प्रश्न में कहता है, प्रेमचंद्र थे, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कथाकार। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो वह दिनकर जी जो है छायावादोत्तर युग के कवि थे। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी के। अब है प्रश्न संख्या 25। तो 25 में कहता है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर जी के। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुद्ध कविता की खोज। अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं 5वें चैप्टर की ओर, जो रोज है। तो चलिए आइए इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी रोज। अयज्ञ मूलतः क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कहानीकार। अयज्ञ जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किए थे। चौथे नंबर प्रश्न में कहता है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो वह हुआ था 1924 में। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? उसके पत्नी का नाम मालती है। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ग्रेंगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो वो रोज कहानी से प्रसिद्ध है। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो वह 5 वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था। मालती के पति किस बीमारी का
ऑपरेशन करके आए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गैंग्रीन। इसका 9वां नंबर प्रश्न, तो 9वें में कहता है मालती के पति का नाम क्या था? तो वो था महेश्वर। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो वह आनंद बंधु कविता का पत्रिका का प्रकाशन किए। अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो वह पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर आम का फल लेकर आया था। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़ा था? तो वह महेश्वर जुड़े थे। अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो वह 10 वर्ष में कविता लिखना शुरू कर दिए थे। मालती का पति क्या है? तो वह डॉक्टर है। तार सप्तक का संपादक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद पातस्यायन अज्ञे। अज्ञे किस वाद से संबंधित है? तो वह प्रयोगवाद से संबंधित है। इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रियदर्शी। गैंग्रीन इनमें किससे संबंधित है? तो वह बीमारी से संबंधित है। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? तो उनके मालती और महेश्वर की जो संतान है उनके नाम जो है वो टीटी है। नदी के दीप किसकी रचना है? तो यह रचना अज्ञे जी का है। अगला प्रश्न कहता है, जो प्रश्न संख्या 23 है, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? उन्हें कितनी नावों में कितनी बार इस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? अज्ञे का जन्म हुआ था, तो उनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। अज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरी घास पर क्षण भर। 28 नंबर प्रश्न में कहता है रोज कहानी की नायिका कौन है? तो इन कहानी की जो नायिका है वो मालती है। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11। कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पल्लव। कौन सी कृति अज्ञे की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नदी के दीप। रोज इनमें से क्या है? तो रोज एक कहानी है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है, तो इनके जो नाटककार है वो है अज्ञे जी। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो यह इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास। अज्ञे की माँ का नाम था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेयंती देवी। अब हम लोग चैप्टर संख्या 6 को देखेंगे, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। तो चलिए आइए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में कहता है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भगत सिंह। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1926 ईस्वी में। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 वर्ष। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से
मोह भंग कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गदर पार्टी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो वो हुआ था 1922 ईस्वी में। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रताप। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उनके हृदय में जो है प्रेम की कोई जगह नहीं थी। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आत्महत्या। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नौजवान भारत सभा का। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मृत्यु दंड का। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र का विद्वान। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 23 मार्च 1931 को। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भगत सिंह। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका गया था। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह के चाचा का नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अजीत सिंह। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भगत सिंह का। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कलकत्ता यानी कोलकाता से। भगत सिंह प्रभावित थे यानी भगत सिंह जो थे वो प्रभावित थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स से। भगत सिंह जो है कार्ल मार्क्स से बहुत ही प्रभावित थे। मैं नास्तिक क्यों है यह किसका लेख है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भगत सिंह का। बंदी जीवन किसकी कृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था पाठ में संकलित पत्र के अनुसार? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुखदेव को। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो है वो भाई थे किनके? भगत सिंह के। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1929 को। अब हम लोग चैप्टर संख्या 7 में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है ओ सदा नीरा। तो चलिए आइए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओ सदा नीरा। 3 नंबर प्रश्न। तो 3 नंबर प्रश्न में कहता है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निबंध। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाटककार। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो वह चंपारण की संस्कृति पर लिखी गई है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का काटना। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार के। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक
किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कर्नाट वंश का। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नील की खेती का। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1325 ईस्वी में। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 18वीं शताब्दी के अंत में। पुंडलिक जी कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षक। पुंडलिक जी जो थे एक शिक्षक थे यानी टीचर थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोणार्क। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन बी विद्यावारिधि। माथुर जी को भीतिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुंडलिक जी। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी गांधी जी से। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक का। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छोटा नागपुर से। गांधी जी चंपारण में कब गए? तो वह अप्रैल 1917 में गए थे। तिनकठिया प्रथा का संबंध है, इनका संबंध है नील से। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भिखनाथोड़ी तक। बराज कहाँ बन रहा था? तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन डी भैंसा टोलन लोटन में। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन बी आम्रवन। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन डी एक महुए के पेड़ के नीचे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन ए 16 जुलाई 1917 को। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया? 26 का सही आंसर ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर ने। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन सी रेशमी ट्राई। कौन सी कृति माथुर जी की है? तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन डी भोर का तारा। 29 नंबर प्रश्न में कहता है बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन ए निबंध। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी गंडक। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थारन शब्द जो है थार शब्द से विकसित है। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर ने। ओ मेरे सपने क्या है? तो यह एक नाटक है। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन बी 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक का। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो वह है जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क के नाटककार कौन है? 37 का सही आंसर ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी है। अब हम लोग चैप्टर संख्या 8 में प्रवेश कर चुके हैं जिसका नाम है सिपाही की माँ। और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आइए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है रंगून कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वर्मा में। दो नंबर प्रश्न में कहता है
मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आषाढ़ का एक दिन। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही की माँ के रचनाकार है? तो वह है मोहन राकेश। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी जो है सिपाही की माँ की एक एकांकी का पात्रा है। मानक की माँ का नाम क्या है? तो मानक की माँ का नाम बिस्नी है। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया? तो वह द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए वर्मा गए। 7वां नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो वह माँ बेटी की कथा का प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सारी का संपादक रहे। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चिट्ठी के लिए। अगला प्रश्न है, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो वह मुन्नी जाती है। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पानी। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो वह चावल और दाल मांगती है। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईसाई लड़की ने। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी, दरियाई घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी, नौ आने वाला कल। आज का 16 नंबर प्रश्न, तो 16 में कहता है किसकी माँ पागल हो गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिपाही की। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 वर्ष। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुंती। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन डी, मंगलवार को। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो वो सिपाही कहते हैं। किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तारों को। किस पाठ में यह उद्धरण आया है, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिपाही की माँ। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जानवर और जानवर। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? 25 का सही आंसर ऑप्शन सी, इतिहास और आलोचना। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। मुन्नी और मानक की माँ का नाम है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन सी, बिस्नी। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बर्मा में। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है? तो वह है सिपाही की माँ की। सिपाही की माँ कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिशनदेही। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती जो है पड़ोसिन है। 32 नंबर प्रश्न है, रवेश क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोटे सूत की बुनी चादर। तो अब हम लोग चैप्टर संख्या 9 में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका नाम है प्रगीत और समाज, और हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है,
नामवर सी की कौन सी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रगीत और समाज। नामवर सी के गुरु कौन थे? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। नामवर सी ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो वह BHU से किए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रगीत कैसा काव्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रबंध काव्य। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केदारनाथ सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रबंध काव्य। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी, मुक्ति बोध। सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन सी, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निष्क्रिय फक्कर। नामवर सी को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1971 ईस्वी में। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो वह नागार्जुन की है। नामवर सी 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? 13 का सही आंसर ऑप्शन डी, जोधपुर विश्वविद्यालय में। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो वह है नामवर सिंह की। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। तुलसीदास के रचयिता कौन है? 16 का सही आंसर ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नामवर सिंह। बाज की डांड में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन डी, तय तो यही था। मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुक्ति बोध। 20 नंबर प्रश्न, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। 22 नंबर प्रश्न, 22 में कहता है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिच। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो वह निराला जी का है। प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो यह एक आलोचना निबंध है। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उन्हें कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 27 नंबर प्रश्न में कहता है नामवर सिंह प्रधान संपादक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आलोचना के। अब हम लोग चैप्टर संख्या 10 में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है जूठन। तो आइए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है जूठन के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1913 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो उन्हें डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत रत्न।
ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी दलित आंदोलन। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो ओम प्रकाश जी को वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी उनके पिताजी कहते थे। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिताजी ने। जब लोदक बच्चा था, शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी जूठन। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? तो यह सुरेंद्र सिंह ने कहा था। अगला प्रश्न है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी लेखक की मां ने। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाइयां ढोकर एकत्रित अर्थात इकट्ठा किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेखक के पिता ने। जूठन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आत्मकथा। जूठन जो है यह एक आत्मकथा है। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुखदेव सिंह त्यागी जी का। कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह किसका कथन है? तो यह लेखक के पिताजी का कथन है। स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कालीराम। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 30 जून 1950 को। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है तो वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक है तो वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है। जूठन में चित्रण हुआ है सामाजिक विषमता का। आत्मकथा के लेखक की मां किसके यहाँ काम करती थी? तो वह ब्रह्मदेव तागा के घर में काम करती थी। ओम प्रकाश ने किस टास्यशाला की स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेघदूत। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित है? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। दलित साहित्यिक सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किस चेतना की रचना है? तो वह राजनीतिक चेतना की रचना है। अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? 30 का सही आंसर ऑप्शन बी कविता। अब हम लोग चैप्टर संख्या 11 में प्रवेश कर चुके हैं जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसका पहला प्रश्न है मलयज की रचना नहीं है तो एक का सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मलयज। मलयज की कौन सी रचना है? तो इनका रचना जो है वो है हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? तो इन्होंने कृषि मंत्रालय में नौकरी की। मलयज के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का त्रिलोकीनाथ वर्मा थे। मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रचनात्मक कर्म।
अब है प्रश्न संख्या 8। तो 8 में कहता है मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो इन्हें क्षय रोग हुआ था। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7-8 साल। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बलभद्र ठाकुर। निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कविता से साक्षात्कार। प्रश्न संख्या 12 में कहता है पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ईंधन के लिए। कौन सी रचना मलयज की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जख्म पर फूल। मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? तो वह 1971 में लिखा गया था। मलयज की माँ का नाम क्या था? उनका माँ का नाम प्रभावती थे। मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? तो इन्होंने एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चुनौती को झेलने में। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए द्वंद्वात्मक। 19 नंबर में कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है वो मलयज है। मलयज का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। मलयज का मूल नाम था, इनका मूल नाम जो था यानी वास्तविक नाम भारत जी श्रीवास्तव। अब है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में कहता है कौन सी रचना मलयज की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कविता से साक्षात्कार। अगला प्रश्न है कौन सी रचना मलयज जी की नहीं है? सुनो राधिके कविता संग्रह है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए जख्म पर धूल। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधि में लिखित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डायरी विधि में। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? तो यह मलयज जी का कथन है। अब हम लोग चैप्टर संख्या 12 में प्रवेश कर चुके हैं जिसका नाम है त्रिज्य। तो चलिए आइए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो इनका जो कहानी है वो है त्रिज्य। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? तो इन्होंने सागर से एमए किए थे। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया? तो वो दिनमान में काम किए थे। चौथा नंबर प्रश्न है उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए एमिनेंस। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संडे मेल, अर्थात यह नई दिल्ली में है। लेखक को किसने बताया कि त्रिज्य में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? तो वह बताए थे थानू ने, जो इनका दोस्त था। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? तो इसका 7 का सही आंसर ऑप्शन सी नीलकंठ। लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर पंत ने। लेखक दुःस्वन के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हाथी तथा त्रिज्य। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो उन्हें बोलने और चीखने की आदत थी। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? इनके पिताजी मिरवा टॉकीज के पास उतरे थे। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? तो वह आवाज़ था। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो वह अदालत में
पेशी के लिए शहर गए थे। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन ए वारिस। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एम्पीडिसाइटिस। त्रिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राम स्वारथ प्रसाद। कहानीकार त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो वह थानू के साथ गया था। पंडित राम अवतार क्या थे? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन डी ज्योतिषी और वैद्य यानी डॉक्टर। त्रिच कहानी के कहानीकार है तो वह है उदय प्रकाश जी। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टूटा हुआ पुल। त्रिच कैसी कहानी है? तो यह एक प्रतीकात्मक कहानी है। पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो वह मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से होता है। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था तो इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दरियाई घोड़ा। त्रिच के लेखक कौन है? तो इनका लेखक जो है वह उदय प्रकाश जी। त्रिच क्या होता है? तो त्रिच जो एक विषखापर अर्थात जहरीला लिजार्ड होता है। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो यह एक कहानी संग्रह कृति है। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? तो यह कहानीकार की माँ ने कहा। त्रिच को कैसी कहानी माना जाता है? तो त्रिच को जादुई अर्थात की कहानी मानी जाती है। त्रिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो यह कहानीकार के पिता से है। अब हम लोग गद्य भाग के लास्ट चैप्टर जिसका नाम है शिक्षा, इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे को भी इस चैप्टर का या फिर आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इससे सहायता मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। माँ के मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? तो वह केवल 10 वर्ष के थे, 10 वर्ष के। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है संभाषण। मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो जहाँ भय हो। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीवन को समझना। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी व्यापकता। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? ऑप्शन ए स्वतंत्र। जिंदगी का अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है सत्य की खोज करना। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भय अर्थात डर। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाश की ओर। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जे कृष्णमूर्ति की। साम्यवादी किससे लड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूंजीपति से। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 12 मई 1895 को हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था, इसका पूरा नाम जो था वो था जिद्दू कृष्णमूर्ति। प्रश्न संख्या 16
द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो यह कृति जे कृष्णमूर्ति जी का है। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है अर्थात सही है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन डी, वे प्रायः बोलते थे और कहता है संभाषण करते थे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो इनका जो रचयिता है वह जे कृष्णमूर्ति जी है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? तो वह जे कृष्णमूर्ति में। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो में हम लोग पदभाग के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।